जैसे ही रात का सन्नाटा होता, भांजी अपने बिस्तर से उठती और सीधे अपने मामा के कमरे में पहुंच जाती। अपने बूढ़े मामा के पास लेटकर वो हर रोज उसी के साथ संबंध बनाती थी, क्योंकि भांजी की प्रेम कहानी अपने बूढ़े मामा के साथ चल रही थी। और ये प्रेम कहानी 8 महीनों तक चलती है और फिर उसके बाद होता है एक कत्ल। और कत्ल के साथ ही इस घटना का खुलासा होता है। जब पुलिस इस घटना को शुरू से लेकर आखिर तक बताती है तो हर कोई अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। आप भी हैरान हो जाएंगे सोचकर कि अब भांजी की प्रेम कहानी अपने बूढ़े मामा के साथ कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई। तो चलते हैं और पूरी घटना को थोड़ा शुरू से जानते हैं हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आपने कोई भी कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, कब से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये लिख दें, फिर मैं आपके भी कमेंट्स को वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है और गाजियाबाद का एक थाना पड़ता है, थाना इंदिरापुरम। उसी थाने में 8 मार्च की सुबह 6 बजे का टाइम था कि ढंग से जो पुलिस वाले थे वो अपनी ड्यूटी पर तैनात भी नहीं हुए थे कि सुबह एक महिला थाने में पहुंच जाती है और थाने में पहुंचकर एक सिपाही से बोलती है कि मेरा नाम आयशा है और मैं अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई हूं। जो पुलिस वाला सिपाही था वो बोलता है कि थोड़ी देर इंतजार करो, साहब नीचे आएंगे और फिर साहब को बताना कि आखिर क्या हुआ है। कुछ ही देर के बाद कोतवाल साहब नीचे आती है और जो महिला थी वो कोतवाल साहब के ऑफिस में पहुंचती है और फिर से वो बोलती है कि साहब मैं आयशा हूं और मेरे पति का नाम फैजल है। हम लोग बिहार के पूर्णिया के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले ही हम यहाँ गाजियाबाद में आए और जो खोड़ा इलाका है वहाँ एक कमरे पर किराए पर रहते थे। मेरे पति मेहनत मजदूरी करते हैं। 7 मार्च की रात वो घर से निकले थे, किसी का फ़ोन उनके पास आया था और उसके बाद वो लौट कर नहीं आए। मैंने उनको फ़ोन किया लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तक ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो गए हैं और उनका फ़ोन बंद है और कुछ भी पता नहीं है। मैंने सारी रात उनके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह पता कर लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। मैं रात से सोई नहीं हूँ, रात से बराबर अपने पति को ढूंढ रही हूँ। साहब आप मेरे पति को ढूंढ लाइए, मेरे पति के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, वरना वो कभी भी ऐसा करते नहीं हैं और ना कभी गायब होते हैं। जो फैजल था पति, उसकी उम्र लगभग 28 साल थी और जो पत्नी आयशा आई थी उसकी उम्र 26 से 27 साल थी। अब जो कोतवाल साहब थे वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और सोचते हैं कि शायद भाई जो लड़का है जवान अट्ठा कट्टा है, हो सकता है पति पत्नी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो और वो चला गया हो और अभी एक ही कुछ घंटे ही गुजरे हैं, हो सकता है वापस आ जाए। अभी कोतवाल साहब इस इंतज़ार में थे कि अचानक से पुलिस को सूचना मिलती है कि जो अभयखंड इलाका है वहीं पर एक पार्क के अंदर एक लाश पड़ी हुई मिली है। फौरन पुलिस उस अभयखंड पार्क में पहुंचती है और जाकर देखती है तो एक लाश एक युवक की थी। चेहरे पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। देखकर लग रहा था कि युवक की हत्या की। अब जो युवक की लाश मिली थी, पुलिस उस बॉडी को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हत्या का मामला था। सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर ये कौन युवक है। अब जो अभयखंड पार्क का इलाका है वहाँ पता किया जाता है तो जितने भी लोग थे कि भाई कोई गुमशुदा हो, कोई पहचानता हो, तो सारे लोग इनकार कर देते हैं कि जो युवक है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, ये कहीं और का है। अब पुलिस को याद आता है कि एक महिला थाने में आई थी जो अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई थी। उसको बुलाओ आयशा को, जिसका पति फैजल गायब है। अब आयशा को जब बुलाया जाता है और जो युवक का फोटो खींचा गया था, जब वो आयशा को फोटो दिखाया जाता है तो आयशा फोटो देखते ही कुर्सी से नीचे गिर जाती है, क्योंकि जो पति था वो आयशा का था और जो फोटो में युवक था वो फैजल था। मतलब आयशा के पति की हत्या हो चुकी थी, वो मर चुका था। पानी डाला जाता है, आयशा को उठाया जाता है, आयशा को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति की लाश वहाँ पर मिली है। अब जो आयशा थी वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पर तो मेरे पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और जो फैजल था, जो बॉडी मिली थी, वहाँ फैजल के पास एक छोटा सा कीपैड का फ़ोन भी था जो फैजल का ही था। उसमें लास्ट कॉल जो की गई थी वो कॉल इबादत को की गई थी और इबादत जो है वो आयशा का मामा है और मामा के घर में ही आयशा किराए पर रहती है। आयशा बताती है कि मामा का ये नंबर है, मामा को शायद कॉल की होगी। पुलिस
मामा के ऊपर शक नहीं करती, हो सकता है किसी काम से कॉल की गई हो। अब जो फैजल था उसके बारे में डिटेल्स निकाली जाती हैं, पता किया जाता है कि किसी से रंजिश, फैजल किसके साथ था, पार्क में किसके साथ गया था। सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग पुलिस चेक कर रही थी, हर क्लू से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कोई भी क्लू से पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। पुलिस के पास सिर्फ एक नंबर था और वो लास्ट कॉल, जो लास्ट नंबर था जिस पर लास्ट बार कॉल की गई थी मामा के पास, इबादत के पास, बस वही एक चीज़ थी। पुलिस कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस घूम फिर कर वापस मामा तक आ जाती है, इबादत तक। पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं था, कातिल को तक पहुंचने का कोई क्लू नहीं था और कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिस पर शक किया जाए। शक की सुइयां जो लौट फेर करा रही थी वो फैजल के मामा के, यानी कि फैजल जिस मकान में रहता है उस मामा के ऊपर आ रही थी। अब जब मामा इबादत के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इसकी उम्र तो लगभग 50 साल है और इसके घर में 8 कमरे बने हुए हैं, 8 कमरों में किराएदार रहते हैं। इसकी पत्नी की 1 साल पहले मौत हो गई है, अपने बेटे और बहू के साथ रहता है और जो आयशा है वो इसकी दूर की रिश्ते में भांजी लगती है और भांजी को इसने अपने किराए के कमरे पर रख लिया था। अब भला ये अपने आयशा के पति की क्यों हत्या करने लगा, पुलिस के लिए ये भी सवाल था, लेकिन पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए पुलिस मामा इबादत को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जाती है कि जो 7 मार्च की शाम तुम कहाँ पर थे और तुमने जो अपने जो किराएदार है फैजल उसको कॉल क्यों किया था, उससे तुम्हें क्या काम था। एक एक चीज़ को पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है, बार बार इबादत से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में वो घबरा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि पुलिस उस तक पहुंच चुकी है, पुलिस के पास सबूत है और इसी घबराहट में उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं और पुलिस समझ जाती है कि जब इसके हाथ पैर कपकपा रहे हैं ज़रूर इसने कुछ ना कुछ गलत किया है और उससे पूछा जाता है कि अब तुम अपना गुनाह जुर्म कबूल कर लो, हम तुम्हें बख्श देंगे, कम सज़ा दिलवाएंगे, थोड़ी बहुत सज़ा मिलेगी और अगर तुम गुनाह कबूल नहीं करोगे और हमें पता चल गई तो फिर हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। ये सुनते ही जो इबादत था, वो भाई उम्र तो वैसी उसकी ज़्यादा है, वो बोलता है कि साहब मैंने ही अपने किराएदार फैजल का जो मेरा भांजा भी था उसका मैंने कत्ल किया है और कत्ल मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस हैरान हो जाती है कि मकान मालिक, रिश्ते में भांजा, तुमने उसका कत्ल क्यों किया। तो जब वो पूरी कहानी बताता है तो कहानी ये थी कि आज से 8 महीने पहले जब ये पति पत्नी बिहार से उत्तर प्रदेश में आए काम की तलाश में, तो जो आयशा थी वो अपने मामा से कांटेक्ट करती है कि मुझे कोई कमरा किराए पर चाहिए रहने के लिए। मामा इसे अपने कमरे में रख देता है कि यहाँ पर तुम रह लो बेफिक्र होकर। अब ये कमरे में रहती थी अपने पति के साथ, लेकिन जैसे ही इसका पति काम पर जाता तो ये बोर होती और बोरिंग के टाइम पर इसका मामा इसके कमरे पर आ जाता है। दोनों बातचीत करते, 8 महीने पहले का मामला है और ऐसे ही बातचीत में दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं क्योंकि आयशा को थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत होती थी, वो मामा पैसे दे देता था। अब हर रोज़ जब भी मतलब जैसे ही पति काम पर जाता आयशा अपने मामा के कमरे में पहुंच जाती, दोनों के संबंध बनते, ये सिलसिला बराबर चल रहा था। और कुछ दिनों से अब ऐसा हाल हो जाता है कि जैसे ही फैजल सोता और आयशा उठकर सीधे अपने मामा के कमरे में चली जाती। और 1-2 बार जब फैजल ने पूछा आयशा से कि तुम मामा के कमरे में क्यों जाती हो, तो बोल देती कि मैं बोर होती हूँ इसलिए मामा से बैठकर बातचीत कर लेती हूँ और जो हमारा किराया है वो हमने 2 महीनों से नहीं दिया, तो मामा से बातचीत कर मैंने मामा को समझा भी दिया है। भांजी और मामा का रिश्ता है, इसलिए फैजल के दिमाग में कोई भी गलत शक नहीं था। वक्त गुजरता जाता है और आज से 15 दिन पहले फैजल की जब आंख खुलती है, रात के लगभग 2 बज रहे थे और वो सोचता है कि उसकी पत्नी आयशा कमरे में नहीं है। वो देखता हुआ सीधा मामा के कमरे की तरफ पहुंचता है। मामा इबादत के जब कमरे के पास पहुंचकर वो झांक कर देखता है तो जो उसकी बीवी थी वो बिल्कुल करीब थी मामा के, और ये हाल देखकर वो फ़ौरन चिल्लाता है और आयशा कमरे से बाहर आ जाती है। वो अपनी पत्नी से कुछ बोलता तो नहीं है, बस इतना बोल देता है कि अब से तुम अपने मामा के कमरे में नहीं जाओगी और अगर गई तो समझ लेना कि हम लोगों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अब जो आयशा थी वो मामा से दूरियां बनाने स्टार्ट कर देती है और जो मामा बताता है कि जब वो आयशा की दूरी देखता है तो परेशान हो जाता है क्योंकि इतनी बूढ़ी उम्र में पत्नी का इतना सालों से उसको प्यार नहीं मिला और अब आकर उसको एक जवान लड़की मिली, जवान प्रेमिका मिली और अब उसके पति की वजह से, सिर्फ फैजल की वजह से वो उससे दूर हो रही है
और दूसरी बात, फैज़ल ने 2 महीने का किराया भी नहीं दिया और जब से उसने उसकी पत्नी को पास में देखा है तो वो किराए का नाम नहीं ले रहा है और कमरा खाली करने की बात भी कर रहा है। अब इस बात से मामा पूरे तरीके से पागल हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अगर इसने कमरा खाली कर दिया तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे और मेरी जवान प्रेमिका भी चली जाएगी, मेरी ज़िंदगी वापस से बेरंगी हो जाएगी। इतने सालों के बाद तो मेरी ज़िंदगी में रंग भरे गए हैं। अब वो दिन रात सोचता है कि आखिर वो क्या करे, कैसे आयशा को वापस हासिल करे। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर उसने फैज़ल को ख़त्म कर दिया तो फिर आयशा उसी की हो जाएगी। आयशा का मतलब पति के मरने के बाद आयशा उसकी हो जाएगी, वो आयशा से शादी कर लेगा। ये ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और 7 मार्च की रात वो फैज़ल को कॉल करता है। फैज़ल से बोलता है कि आओ पान खाने चल रहे हैं, और पान खाने के बहाने फैज़ल को लेकर निकलता है और फिर पहले पान खिलाता है और फिर शराब पीने की बात बोलता है। अब जो फैज़ल था वो तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है शराब पी लेते हैं, और एक शराब की बोतल लेकर जो अभयखंड पार्क है वहाँ पर पहुँचता है, फैज़ल को शराब पिलाता है। और जब फैज़ल ज़्यादा शराब के नशे में धुत हो जाता है तो पत्थर से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार कर वहीं पर उसको ख़त्म कर वापस अपने घर आ जाता है। अब जो इबादत था, मामा इसको खुशी थी कि इसने आयशा के पति को ख़त्म कर दिया, पुलिस इसको पकड़ नहीं पाएगी और कुछ ही महीनों के बाद वो आयशा से शादी कर लेगा। लेकिन पुलिस उसके पास पहुंच गई क्योंकि लास्ट बार कॉल जो की थी वो सिर्फ फैज़ल के पास उसके इबादत ने की थी और इस वजह से इबादत पकड़ा गया। कातिल कितना भी शातिर हो लेकिन कोई ना कोई एक गलती वो ऐसी कर देता है कि जिस वजह से वो पकड़ा जाता है। अब उसको ना प्रेमिका मिली और ना कुछ और मिला। अब जो मामा है वो ज़िंदगी भर जेल में रहेगा और जो आयशा थी जो अपने मामा के साथ अवैध संबंध बना रही थी, उसके अवैध संबंधों की वजह से बेकसूर फैज़ल की बिना वजह जान चली गई। अगर आयशा अपने मामा के साथ अवैध संबंध ना बनाती तो ये सब कुछ ना होता, ना ही जो इबादत था वो जेल में जाता, ना फैज़ल मरता और ना आयशा अकेली होती। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स को पढ़ते भी हैं। तो ये जो पहला कमेंट है वो रशीद खान ने किया है, बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आपको आपके वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा नाम राशिद खान है, मैं सऊदी अरब से आपका वीडियो देखता हूँ, मेरे लिए दुआ करना भाई। तो रशीद भाई आप सऊदी अरब में क्या करते हैं, और आपके लिए मैं हमेशा दुआ करूँगा। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। और ये रेहान मलिक ने कमेंट किया है, ये बोला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि भाईजान, रमज़ान मुबारक हो और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद रमज़ान की। तो रेहान भाई आपको भी ढेर सारी मुबारकबाद और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारकबाद। और स्माइलिंग व्यवहार बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम माज भाईजान, कैसे हो, बिग फैन भाईजान लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो वालेकुम अस्सलाम स्माइलिंग व्यवहार, आप कैसे हो आप बताओ। डायनामो बोल रहे हैं हेलो माज भाई कैसे हो, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए डायनामो आप कैसे हो। विनय सरकार बोल रहे हैं आपकी बात सही है माज भाई, बिल्कुल विनय भाई मेरी बात ज़्यादातर आप लोगों को सही लगती है तो फिर सही होंगी। रमेश भाई ने एक शायरी लिखी है, शायरी पढ़ते हैं। रास्ता ना इस पार ना उस पार नज़र आता, जिसको भी देखो वो गद्दार नज़र आता है। किस पर करें वफा की उम्मीद इस ज़माने में, यहाँ तो हर शख्स के हाथ में हथियार नज़र आता है। रमेश कुमार चंडीगढ़। रमेश भाई वाह, आपने क्या शायरी लिखी है यार भाई, अलग ही बिल्कुल मज़ा आ गया आपकी शायरी पढ़कर। और तौफीक खान बोल रहे हैं भाई जी बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहाँ थे अभी तक माज भाई, हमने आपको बहुत मिस किया, जय हिंद। अरे भाई मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया, मैं तो यहीं था लेकिन मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि थोड़ी तबीयत सी ख़राब चल रही है, ज़ुकाम वगैरह हो रहा है। लेकिन अब मैं डेली आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा, आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। और अंजलि राज बोल रही है ओ माई गॉड फ्रॉम अंजलि राज नैनीताल से। अरबाज खान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकीम बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, क्या हाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा बिल्कुल हाल अच्छा है, आप बताइए आपका क्या हाल है। सत्येंद्र भाई बोल रहे हैं आप असली वीडियो नहीं दिखाते हो, बनावटी बात दिखाते हो। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जो सच्ची बिल्कुल कहानियाँ होती हैं वो सुनाता हूँ मैं, पेट से बनाकर कुछ नहीं बताता क्योंकि इस टाइम पर कलयुग चल रहा है
और मुझे कोई भी बात पीठ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते। और अगर आपको ऐसा लगता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस झूठी होती है, तो आप एक बार गूगल पर जाएं, गूगल पर जाकर न्यूज़ डालकर देखें, ढेर सारी आपको न्यूज़ दिख जाएंगी। अजय कुमार बोल रहे हैं, नमस्कार माज भाई, कैसे हो? मैं अजय अहमदाबाद से। तो अजय भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? अफसाना बेगम बोल रही हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और विजय कुमार बोल रहे हैं, लव यू ब्रो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सिंध। लव यू टू भाई। पाकिस्तान सिंध में भी मेरी वीडियो देखी जाती हैं। और सना खान बोल रही हैं, भाईजान आपके वीडियोस हम देखते हैं, सुनते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बड़े भाई हैं हमारे, हम क्यों याद नहीं करते आपको? ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बहुत याद करते हैं। अरे सना मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी याद आई। और मैं भी आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और आप लोगों को मिस करता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई थोड़ी सी बातचीत करें, थोड़ा सा कुछ देखें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, आप उस इंस्टाग्राम पर SMS कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे ढेर सारी और जानेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।